हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम की एग्जाम डेट आ चुकी है और मैं आप लोगों को बता दूं इन 8 दिन या 10 दिन के अंदर जो बच्चा जितना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट पढ़ के जाएगा उतने ही ज्यादा चांसेस बनेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के। और जो लोग कह रहे हैं कि एसएससी सीजीएल लेवल की चीजें पढ़ लो, तो पढ़ लो, आप कहां से पढ़ लोगे? और ना सीजीएल लेवल की चीजें आनी है और ना ही आप इस टाइम पे पढ़ सकते हो। ये बात मैं आपसे नहीं, बहुत पहले से आप लोगों से कहता आ रहा हूं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि कहां से कौन सी चीज को हम कवर करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन जो है बहुत हद तक श्योर हो जाए। और इस पेपर में आप लोगों को 120 में से कम 90 से 100 के आसपास तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ संभावनाएं आप लोगों को बनेंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसका, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे बड़ा बेवकूफ बच्चा या फिर सबसे ज्यादा बेवकूफ बच्चे वही होंगे जो लास्ट तक पेपर नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा कोई भी अपना बच्चा नहीं होना चाहिए जो लास्ट तक पेपर ना देखे, क्योंकि उन बच्चों का सिलेक्शन तो वैसे ही बाहर हो जाने वो, क्योंकि लास्ट में हो सकता है किस तरह की चीजें आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो डर है वो है इंग्लिश का, कि इंग्लिश को किस तरीके से करें। तो मैंने इस इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड वीडियो भी दे दी थी, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि सोर्सेज कहां से फॉलो कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आप इनके सिर्फ बेसिक्स कर लीजिए। अगर आप ज्यादा रूल्स के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको जितना आता हुआ होगा आप वो भी क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। वहां पे डीआरडीओ का पेपर है, टेक्निकल एग्जाम है और आपके पास टाइम भी डीआरडीओ ने बहुत कम दिया है। तो आप ये अपेक्षाएं मत करिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आएगा। और अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा तो आप ये मत समझिए कि कोई आपके सामने धुरंधर बैठा हुआ है। सबका यही हाल है जो आपका है, तो आप लोगों को इतनी सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो सबके साथ होगा। इसलिए लेकिन जिस बच्चे ने बेसिक्स भी क्लियर नहीं किए हैं तो वो बच्चा तो पछताएगा, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं। जब वहां पे पेपर आता है ना, तो आप लोग देखेंगे कि जब एक्टिव पैसिव चेंज करने होंगे या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, इनडायरेक्ट वॉइस से डायरेक्ट वॉइस बनानी होगी, तो सिर्फ आप इस बेस पे भी क्वेश्चन कर लोगे कि किस चीज को किस चीज में हम चेंज करें। ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस में चेंज हो जाता है, हैज का हेड हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो इस बेसिस पे भी आप क्वेश्चन कर लोगे। तो पहले आपको बेसिक्स आता हुआ होगा तभी तो आप करोगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही सजेशन रहेगा कि देखिए, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठाइए कि भाई आपको सिर्फ इंग्लिश को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी चीजों को रिवाइज करना है, क्योंकि वो चीजें आप ग्रुप डी के लेवल पे कर चुके थे और इसका एग्जाम का लेवल ग्रुप डी से हाई नहीं रहेगा। ये आप देख लेना, जैसा ग्रुप डी में चीजें देखने को मिली हैं वही चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपने आप को ये मत समझिए कि भैया, लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ग्रुप डी में नहीं थे लेकिन वो यहां पे पूछे जा सकते हैं। जैसे पास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घन घनाभ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो वहां नहीं पूछे गए थे रीजनिंग के अंदर, लेकिन यहां पे वो इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये 10th लेवल का एग्जाम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है गाइज, तो आप अब क्या क्या चीजें करनी है, कौन से सब्जेक्ट से हमें क्या चीजें पढ़नी है, अब इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं जिस पे आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, एक तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहेगा, तो इसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि जब आप सबसे पहले क्वेश्चन करो तो जीके के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन, उसके बाद जीके में भी क्या करना है। देखो, आपको पता है कि जो क्वेश्चन होना है वो होना ही है और नहीं होना तो नहीं होना। तो आपको क्या करना है, आप पहली बार में जब क्वेश्चन कर रहे हो तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तो कर ही दो, जो नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को भी कर दो, जो आपको 2 में ऑप्शन लग रहा है, 3 में ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके नंबर तो कटने नहीं है। तो आप कर दो। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को आके दोबारा देखना चाहता हूं, तो आप उस क्वेश्चन को करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करो। उससे फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आप लौट के भी नहीं आते हो तो भी आप लोगों का उसका मार्क्स जुड़ेगा, अगर वो सही होता है तो गाइज, अटेम्प्ट करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करना, ना कि बिना अटेम्प्ट किए मार्क फॉर रिव्यू। अगर बिना अटेम्प्ट किए मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा और यहां पे माइनस मार्किंग नहीं है। इसलिए हमें 150 के 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं। टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए भैया टाइम को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो जीके सबसे पहले करने की कोशिश करना, क्योंकि सेक्शनल वाइज पेपर आएगा। पहले तो सेक्शनल वाइज ही आया था, इस बार क्या होगा ये आप लोग देखिएगा। वहां पे अगर सेक्शनल वाइज पेपर आएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, आप कूद सकते हैं डायरेक्ट। तो जीके आएगी, सबसे पहले उसे कर लेना, फिर साइंस की ओर शिफ्ट करना, फिर इंग्लिश करना। बाकी आपका मन है, जैसा आपका मन करे वैसे भी कर सकते हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इस
तीन सब्जेक्ट को मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट के अंदर निपटा लोगे, क्योंकि जीके को देखना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो। तो इसके अंदर आप कितना टाइम लगा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। और इसी तरीके से साइंस है, साइंस में एक दो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, ये याद रखना न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, लेकिन बेसिक फॉर्मूला बेस आएंगे डायरेक्ट, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा जितना ग्रुप डी में गया था। और भाई क्या पता इस बार सिफी भी सोचे कि हम अपना पेपर ग्रुप डी से कम क्यों रखें, तो हो सकता है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाए। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट पैटर्न पे पेपर लगाना है तो मैंने एएलपी के जो अब पेपर बन रहे हैं, मैंने अभी एक पेपर अपलोड करा रहा हूं जिसमें सबसे ऊपर होगा लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड। तो आप लोग देख सकते हैं जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें मैंने कुछ ग्रुप डी के क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो आप लोग उस टेस्ट को लगा के भी देख सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये मत सोचना एएलपी का अलग है, उस टाइम पे हम लोग भी एएलपी की तैयारी कर रहे थे और लास्ट टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था और उस हफ्ते में ही हमने तैयारी की थी। तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, अगर आपने क्वालिटी कंटेंट पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वालिटी कंटेंट क्या होता है देखिए, जैसे एक्टिव एंड पैसिव कंप्लीट करने हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीजीएल लेवल का पढ़ लो तो उसमें लगाओ 15 दिन, तो 15 दिन तो आपके पास सारे भी नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, यूट्यूब पे ऐसे कई टीचर्स हैं, जैसे कि मैं ऑप्शंस दे देता हूं, डियर सर हैं, सरताज सर हैं, ठीक है, और भी कई टीचर्स हैं, कई टीचर्स हैं। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव बॉयज, तो वो आपको उसका बेसिक समझा देंगे 10 से 15 मिनट के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर आपको सारा का सारा बेसिक समझा देंगे। उस बेसिक को आप एक पेपर पे लिख लीजिए, उस पेपर को लेके जाइए हाथ में हिलाते हुए और उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। और मुझे इतना पता है इन 8 दिन में अगर किसी बच्चे ने सिर्फ वो बेसिक भी देख लिए, और वो बेसिक देखने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन का समय लगेगा, तो आप उस बेसिक्स को देख लीजिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यार मुझे ये चीजें आती हैं, देन आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज कुछ होना नहीं है। और ये तो आपको पता है कि मरते को तो किसी भी चीज का सहारा बहुत होता है, तो ये आप लोगों के लिए एक सहारा है। ये आप सोचिए कि अगर आप बिना किए करे गए और वहां पे क्वेश्चन सिंपल आए जैसे पहले आए थे, तब आप क्या करोगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो उस चीज को बना के आएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि टॉपिक को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी तरह से करें। अब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब आप बिना पढ़े चले जाओ और किसी बंदे ने सिर्फ 7 मिनट की वीडियो में अगर ये समझा रखा है, एक सेंटेंस दिया यहां पे बहुत लंबा सा, ठीक है, चलो यहां पे मान लेते कुछ भी कि सिमरन इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसके अंदर ही उसने सारी चीजें समझाई कि जो गर्ल है वो क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। उसने अगर सारी चीज आपको समझाई कि क्यों, क्योंकि विशेषण जो है ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको एडवर्ब बोलते हैं। और ये जो गर्ल है ये हमारा नाउन है। अगर इस तरीके से मान लीजिए, मेरी कमियां मत निकालिए, मैं बस आपको समझा रहा हूं एक एग्जांपल देके, अगर उस बंदे ने एक सेंटेंस के अंदर आपको सारी चीजें समझा दी और वहां पे क्वेश्चन आ गया सेंटेंस देके और आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, तो क्या आप बता नहीं पाओगे? ये बताओ, क्या आप बता नहीं पाओगे? इस तरीके के वहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए बेसिक्स कंप्लीट करके जरूर जाएं। ये 2 टीचर्स के नाम मैंने बता दिए, बाकी आप सर्च करके देखिएगा, हजारों की संख्या में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर मैं आप लोगों से कहूंगा कि पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने किसी की 10 मिनट की वीडियो देख ली, मैं सजेस्ट कर दूंगा, चलो अगर मेरा टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर आपने एक वीडियो देख ली और आपको उस वीडियो में यह समझ आ गया कि कौन सी चीज एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा क्या, तब भी आपके मार्क्स बहुत हद तक बन जाएंगे। इसके बाद सेंटेंस करेक्शन, ये तो जब आपको सेंटेंस आते हुए होंगे तभी आप कर पाओगे, तो सेंटेंस करेक्शन आप लोग जरूर कर लेना। और जो रीअरेंज करने आते हैं करेक्शन, ये वाला जो सेंटेंस है रीअरेंज करने आता है, ये बहुत आसान होता है। जैसे कि चलो मैं यहाँ पे बोल लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये क्या होगा, उसे पार्ट्स में बांट रखा होगा ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस में पहले ब्यूटीफुल गर्ल होगा, बाद में सीता इज होगा, इस तरीके से होगा। तो आपको लगवाएगा वो कि बताओ ये पहले नंबर पे कौन सी चीज आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी। तो पीछे अगर आपने देख लिया कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तब तो आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको पता है कि पहले या तो इज आएगा और या फिर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि वाई है, वाई है, तो अगर ये
अगर वाई आ रखा है, वॉट आ रखा है, इस तरह की चीजें हैं, तब आप लोग उस तरह से करोगे। तो गाइज इस तरह से आप लोगों को ये सेंटेंस करेक्शन वाला करना है। करेक्टली स्पेलिंग जो करने के लिए आती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी बुक में आप देखेंगे, नीतू सिंह की बुक में भी और एसपी बख्शी की बुक में भी लास्ट में कुछ रूल्स दे रखे हैं। बस एक बार वो रूल्स देख लेना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रूल है, एक बार देख लेना, आप सारे वर्ड लगभग करेक्ट करके आ जाओगे। और वैसे इतने डिफिकल्ट वर्ड नहीं आते हैं, आप जब 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाला वर्ड ठीक है, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल के लिए आता है ये, आपको सही स्पेलिंग बतानी होती है। पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक 5 से 7 मिनट की कोई वीडियो देख लेना जिसमें आप लोगों को ये बताया कि पैसेज सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इतना सिंपल पैसेज आता है, आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं होगी। आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऊपर वो लाइन डायरेक्ट लिखी हुई होगी, वो वाली लाइन आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करके लिख देनी है। इस तरीके का पैसेज देखने को मिलेगा। और एक चीज जो आपको टाइटल लिखने के लिए आती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसका मार्क्स कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइंड नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो वो भी नहीं कटेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इतना बड़ा जब पैसेज आप पढ़ोगे ध्यान से, तो उसका किस टॉपिक पे बेस्ड है, वो क्या टाइटल होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस टाइटल निकालना सीख लेना। और वोकैबुलरी पार्ट में मैं आप लोगों से कहूंगा कि ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर आप घुस गए तो फिर आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए इसके अंदर अगर आप करना चाहो तो सिर्फ 1 वर्ड कर लेना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें आएंगी इतने सारे एंटेनिया में इतने ज्यादा, तो आप नहीं कर पाओगे। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो भले ही देख ले। साइंस में मैं बात करूं तो देखो, मैं ज्यादा क्या आप लोगों से बोलूं कि भैया ये कर लो वो कर लो। 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिजिक्स का वेटेज काफी अच्छा रहता है, केमिस्ट्री का वेटेज भी अच्छा रहता है, बायो कम आती है। तो बायो के लिए जो आप लोगों को टॉपिक्स करवाए गए थे सारे ह्यूमन के सिस्टम, वो जरूर देख लेना। न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट, जिसमें आप लोगों को पता है पोषक तत्व जो आते हैं, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वो वाली चीजें जरूर से जरूर देख लेना। इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूं, क्या करना है, साइंस में 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसको एक बार दोहरा लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आए थे। हम उस टाइम पे एएलपी की तैयारी कर रहे थे, मैं सच बता रहा हूं, हमें भी पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पेपर देने के जस्ट बाद हम गए वहां पे, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और इंग्लिश भी बहुत इजी लेवल की आई थी। अदरवाइज हमसे भी क्लियर नहीं होता, हम लिख के देते हैं इस बात को, क्योंकि हमारी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है गाइज, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में से वो दुनिया चली जाएगी, आप अपना बेस्ट दीजिए इन 7-8 दिन में, फिर इसके बाद आप लोग एएलपी में जुटने ही वाले हो, मुझे भी पता है। तो गाइज, और वैसे भी हम एएलपी स्टार्ट करने ही वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो शिवम सर को एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजेंगे, चाहे लखनऊ चाहे कानपुर। एक बार मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा कानपुर का है और कानपुर में उसका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो नीचे जरूर से जरूर लिख देना, जिससे कि हमारे जो सेंटर का नाम लिख देना, जिससे कि शिवम सर वहां पे जाके आप लोगों का एनालिसिस करवा सकें। ठीक है गाइज, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और 1 लाइनर क्वेश्चंस जो आने हैं वो आप लोगों को बायो से देखने को मिलेंगे या फिजिक्स से देखने को मिलेंगे। तो वो जो मैंने आप लोगों को कटिंग दी थी छोटी छोटी साइंस की, आप लोगों ने अगर कोर्स परचेज किया था ग्रुप डी वाला, तो आपको सारी चीजें उसमें मिली होंगी, वो चीजें करके चले जाना। 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन, वो 1 नंबर वाले मैं कह रहा हूं, मतलब 1 लाइनर जो क्वेश्चन होंगे वो सारे वहां से कवर हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में इसलिए बोल रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन आएगा, या फिर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा, तो वो एज इट इज उठ के आएगा एनसीईआरटी से। तो गाइज एनसीईआरटी आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा, इतना जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ जो अलग पढ़ना है, क्योंकि ये 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर का एग्जाम है, तो आप लोग थोड़ा सा वोयेंसी का कॉन्सेप्ट सीख लेना आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। ठीक है, और इसके अलावा प्रेशर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्रेशर आप लोगों को कम से कम 11th के लेवल का पढ़ना चाहिए। ठीक है गाइज, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे, सेल बायोलॉजी थोड़ी सी देख लेना, एलओएस वगैरह को पढ़ लेना, जिसमें कि गन मेटल आती है, ठीक है, या और मेटल आती है, जर्मन सिल्वर है। तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख लेना गाइज। आप स्पीडी से भी देख सकते हैं इन चीजों को बहुत आसानी से, लेकिन प्रेशर वाला और बोयेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टैटिक जीके एंड करंट के लिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, करंट वाला जो पोर्शन है वो लगभग सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन इनका जो फोकस रहता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बहुत ज्यादा रहता है। तो डीआरडीओ, इसरो या फिर जितनी भी सैन्य अभ्यास होते हैं, अगर लास्ट 6 मंथ में अपने इंडिया में कोई सैन्य अभ्यास हुआ है तो उससे डेप्थ में भी चीज पूछी जा सकती है। अदरवाइज कौन सा सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है गाइज, या मान लीजिए कोई युद्ध अभ्यास का नाम दे देंगे और वो पूछेंगे ये किन सेनाओं के बीच होता है, तो हो सकता है कि वो इंडिया की तीनों सेनाएं करती हों। इस तरह से आप लोगों को जरूर से जरूर इसका ज्ञान होना चाहिए। तो गाइज
स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को सबसे पहले कवर कर लो, जिसमें इसरो डीआरडीओ की न्यूज़ है, तो वो कहाँ से कवर होगी? आप लोगों के पास अगर लेटेस्ट स्पीडी है तो आप देखेंगे कि उसमें ये अलग से पार्ट दिया हुआ होता है, तो इस चीज़ को जरूर कवर कर लीजिएगा। एक्सरसाइजेस कर लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस रहती हैं, यहाँ पे आती रहती हैं। स्पोर्ट्स वाला पार्ट जरूर कवर कर लेना, और जिसमें कि अभी ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, यहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो गाइज इतना जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में देखिए लगभग सारे ही टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला टॉपिक छोड़ दिया। वो जो ग्रुप डी में सारे टॉपिक्स किए हैं, लगभग सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को करके जाने हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो इन पे ज्यादा फोकस रखना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासा आ जाता है। डीआई से भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिछली बार तो पाई चार्ट वाला ही क्वेश्चन आ गया था, हमारे यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है, और बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन का आपको देख के जाना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कई बार तो आप लोगों से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बता दो। ये इतना सिंपल लेवल का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जो असली जांच परख होगी वो आप लोगों का जो मेंस होने वाला है उसमें होगी, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम लग गया तो हो सकता है पेपर देखने मिल जाए। ठीक है गाइज, बाकी तो हमारा पेपर देने जाएंगे ही, पेपर को जो लेवल है वो सब चीज़ें देखेंगे ही। आगे के लिए भी तैयार रहें, इसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग में आप लोगों को मैं बता दूं तो देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है कि घन और पासा भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि पिछली बार शायद एक आध क्वेश्चन था इससे भी। वाटर एंड मिरर इमेज तो आप लोग कर ही लोगे, सिलोक्स देख के जाना। एनालॉजी और सिमिलैरिटी से काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे इतना पता है जिस हिसाब से मैंने ग्रुप डी के अंदर आप लोगों को एनालॉजी और सिमिलैरिटी कराई है, उससे बेस्ट शायद ही किसी ने एनालॉजी और सिमिलैरिटी कराई होगी, क्योंकि मैंने 4-4, 5-5 दिन इस चैप्टर को कराया है। तो गाइज अपने नोट्स उठाइए और उन नोट्स को पढ़िए, उन नोट्स को रिवाइज करिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, जब आप अपने नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों को 80% से ज्यादा कंटेंट आपको अपने नोट्स से मिल जाएगा। ठीक है, करंट वाला जो सेक्शन है वो मैंने आपको जहां से बताया वहां से आप कवर कर लीजिए, उससे ज्यादा आप लोगों को चीजें करने की जरूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं कि टेस्ट आप दें या ना दें। देखो 2 टेस्ट पड़े हैं, एक तीसरा टेस्ट हो रहा है, उसको भी चलो ओपन कर देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वो सब कुछ। तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को जाके देख लीजिए। लेटेस्ट अगर किसी को ग्रुप डी के क्वेश्चन देखने हैं तो वो टेस्ट फॉर्मेट में मैंने डाले हैं, तो आप लोग एएलपी वाली सीरीज में जाके, टेस्ट सीरीज में, उसमें जो टॉप का टेस्ट है उस टेस्ट को जाके जरूर लगा लीजिए, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में आए थे, तो विद सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन डाल के दिए गए। तो एक बार आप देख लेंगे तो आपको पता रहेगा किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। खाली आप देख लीजिए 5 मिनट 10 मिनट लगा के, मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट लगा लीजिए, बस देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, उनके सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे विद डायग्राम। सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से उसमें करवाए गए हैं। तो गाइस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो आप लोगों को मैंने बताया है कि गलतियां क्या नहीं करनी है। एक तो ऐसा कोई बच्चा ना हो जो सारे क्वेश्चंस ना देखा हो, दूसरा मतलब सारे क्वेश्चंस देखना कंपलसरी है लास्ट तक, और ना सिर्फ देखना बल्कि अटेम्प्ट करना भी कंपलसरी है, क्योंकि जब 90 के आसपास आपका 120 में से 90 के आसपास भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो गए ना, तो बाकी आपके जो तुक्के लगे हैं ना, 30 जो तुक्के लगे, अगर उस 30 तुक्कों में 4-5 ठीक हो गए, 7 ठीक हो गए, वही चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। इस चीज को आप लिख लीजिए। इसमें ना 90 तक तो आपकी मेहनत है, 90-92 तक, उसके बाद पूरा का पूरा नसीब है कि 30 में से किसी बच्चे के 12 सही हो गए, समझ आ रही है, तो उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। तो तुक्का मारने की भी क्या टेक्निक है वो भी हम वीडियो बना देंगे, आप लोग उस तरह से तुक्के मार सकते हैं। वोकैब के पीछे अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, करना है तो ओनली 1 वर्ड करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मानकर चलिए कि सबकी सिचुएशन आपकी ही तरह है। इस एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने की बजाय क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करना ज्यादा बेहतर तरीका है। और बेहतर तरीके से अगर आप लोगों को करना है तो स्टार्टिंग के 30-40 मिनट में 3 सब्जेक्ट निपटा लेना, जीके, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, अगर ये आपके हो गए तो बाकी आपको दोनों चीजें, क्योंकि सॉलिड मार्क्स जो खींचेंगे वो रीजनिंग और मैथ्स में खींचेंगे, और उसके अलावा साइंस तो आप लोगों के पास है ही। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं पूरी तरीके से सॉलिड सब्जेक्ट हैं, जहां से मार्क्स खींच सकते हो, और बाकी में आप लोगों को जिस तरह से करना है वो करना है। लेकिन भैया टाइम को मैनेज जरूर करना, एक ही क्वेश्चन पे पड़े मत रहना। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ये साला गलत हो गया, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे और वो आपसे आंसर गलत आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को कुछ भी आंसर लगा के, जो आपको 2 आंसर लग रहे हैं कि ये है या ये, उसको आंसर लगा के मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। जब टाइम बचेगा तब लौट के आएंगे, अदरवाइज आप फंसे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी, और 1-2 क्वेश्चन बड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइज चलिए फिर, आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट लगाएं या ना लगाएं, तो भैया मेरा आप लोगों से मानना तो ये है
कि जैसे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगा ही, आगे ALP के लिए भी आप लोगों के पास होना ही चाहिए। तो टेक्स्ट बुक के पास जाके आप 2 से 3 टेस्ट लगा लो बस। लगातार आप लोगों को टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट से क्वेश्चन फंसने नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट से क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट करके जाओगे उससे क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करिए, हर चीज का रिवीजन करके जाइए, उसी से क्वेश्चन फंसनेंगे आपके। तो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ख्याल रखिएगा अब आप लोगों का ALP वाला प्रोग्राम भी हम शुरू कर रहे हैं। हम इसके इंतजार में अब नहीं है कि बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके चक्कर में काफी ज्यादा डिले हो गया। वैसे बोर्ड आ ही जाएगा, लेकिन हम उसके चक्कर में अब पढ़ने वाले नहीं है। हम ALP वाली जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेलकम है आप लोगों का, आप पेपर देके आइए। हमारा भी बंदा मतलब हमारे जो भाई है वो वहां पे आप लोगों को एनालिसिस कराने भी मिलेंगे। अच्छे से एनालिसिस करवाइएगा, कोई कानपुर से हो तो नीचे लिख दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।